नमस्कार साथियों, मैं विनय प्रताप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका शिक्षा क्लासेस पर। आज हम देखेंगे जो आपका एग्जाम हुआ था 3 फरवरी 2023 को, उसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो चलिए, ये रहा हमारा आज का मोटिवेशन। यू आर द डिजाइनर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप स्वयं जिम्मेदार होंगे कि आपको कहाँ पे जाना है। अब सिर्फ और सिर्फ आपके सिर्फ कितने 2 वीक्स रह गए आपके एग्जाम के। तो इसीलिए कहते हैं कि अब आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अगर अभी नहीं करेंगे तो आपका फिर कभी नहीं होगा। तो इसीलिए ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। हमारा पहला सवाल क्या है? ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दहन की सभी अभिक्रियाएं कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। तो ये क्या हमारा सही ऑप्शन है कि जितने भी हमारी अभिक्रियाएं होती है, कौन सी वाली? ऊष्माक्षेपी। वो कैसी होती है हमारी? उनमें से ऊर्जा निकलती है। एक्सोथर्मिक मतलब वो जिनमें से आपकी ऊर्जा निकले वहां से, इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो आपका S1 क्या है? S1 हमारा करेक्ट है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ ऑक्सीजन इज एडेड एंड हीट इज रिलीज्ड इन ऑल दीज रिएक्शंस। इन सभी अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का संयोजन होता है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी कि ऊष्मा हमारी निकलती यहाँ से। क्या होती है? ऊष्मा हमारी निकलती यहाँ से। अब अगर आपको पता होगा कि जब हम लकड़ी जलाते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें हमारी ऑक्सीजन लगती है और क्या निकलती है? हमारी हीट निकलती है। तो ये क्या हमारा, ये भी H2 हमारा क्या है? दोनों हमारे सही हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसीलिए जो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे लिखा हुआ R1 एंड R2 बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट। यहाँ पे क्या है? बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया और किसके साथ में? सोडियम सल्फेट के साथ में अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए, अब होता क्या है? हमारा ये रहा बेरियम क्लोराइड BaCl2 की रिएक्शन किसके साथ में हो रही है? सोडियम सल्फेट के साथ में रिएक्शन हो रही है। तो सोडियम Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट और साथ में क्या निकलेगा? सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl हमारा निकल जाएगा। अब हमने आपको समझाया था एक क्लास पहले क्या, कि मान लीजिए ये हमारा क्या है? A और B है और इसकी रिएक्शन किसके साथ में हो रही है? C और D के साथ में हो रही है। तो क्या बनेगा? A और C बन जाएगा और B और D बनेगा। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे हम इसे। तो R1 क्या हो गया? R1 हमारा हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई हमारी। उसके बाद में हमारा है R2 रिएक्शन कौन सी है? मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। Mg की अभिक्रिया हो रही किसके साथ में? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में CO2। तो क्या बनेगा? ये हमारा बन जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? हमारा बनेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा। अब वहीं पर अगर इसको मान लेते हैं क्या? A और B, तो क्या बन गया हमारा? C बन गया। इससे क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं हम क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। हिंदी बोले तो इसे संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं इसे। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। कि पहला क्या है? पहला हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और दूसरा क्या है हमारा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया हमारी है। ठीक है ना? चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फिजिकल चेंजेस आर ऑलवेज रिवर्सिबल। जो हमारे भौतिक परिवर्तन होते हैं सर्वदा कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ऑलवेज, कि हमेशा ही ऐसा होता है। कभी कभी क्या होता है कि फिजिकल चेंज हमारे रिवर्सिबल नहीं होते हैं, कुछ एक्सेप्शन केस हमारे हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए ये हमारा एकदम सही नहीं हो सकता है। उसके बाद में हमारा B S2 हमारा है
नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन अ फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पादन नहीं होता है। तो ये क्या हमारा सत्य है कि फिजिकल चेंज में कोई भी नया उत्पादन हमारा नहीं बनता है और केमिकल चेंज में बन जाता है। तो इसका आपका हो जाएगा S2S1 क्या हमारा गलत है और S2 कैसा है, सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, ये हमारी एक मैचिंग क्या है, मैचिंग है। यहाँ पे लिखा होगा सबसे पहले क्या है, लीएस्ट हॉट, मॉडरेटरी हॉट और हॉटेस्ट पार्ट। सर्वाधिक गर्म, मध्य गर्म भाग और न्यूनतम गर्म भाग। यहाँ पे लिखा हुआ है अनजली मोम की वाष्प का अंतरगम भाग, आशिक दहन का बीच का भाग और पूर्ण दहन का माध्य भाग। तो क्या हो जाएगा, सबसे कम हमारी कौन सी गर्म होगी, वो होगी हमारी अनजली मोम की वाष्प या अंतर्गम भाग। तो कैसा होगा, ये हो जाएगा सबसे कम गर्म। लिएस्ट हॉट कौन सा होगा इनमें से, इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर। तो सी का हमारा क्या हो गया फर्स्ट, और सी का फर्स्ट कहाँ पे, यहाँ पे है और यहाँ पर है हमारा। चलिए तो अब बी वाला देखते हैं, बी वाला कौन सा हमारा, ये है मॉडरेटरी हॉट, यानी कि मध्य मध्यम गर्म कौन सा होगा। आशिक दहन का बीच का भाग कैसा होता है, मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन कैसा होता है, कम हॉट होता है और ना ही ज्यादा हॉट होता है। मतलब कहने का है कि बीच का होता है यहाँ पे। तो बी का हमारा क्या हो जाएगा, बी का हमारा हो जाएगा सेकंड, बी का हमारा सेकंड हो जाएगा। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 5 है। यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हमारा डाइल्यूट HCl के साथ में कौन सी अभिक्रिया नहीं करेगा, ये हमको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के से अभिक्रिया नहीं करेगी। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा है आयरन, क्या हमारा Fe है। तो क्या होता है, Fe रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो क्या बनता है, हमारा बन जाता है FeCl2 और हाइड्रोजन, क्या बनता है FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है हमारी। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और हमारा वो कहाँ पे है, क्या आयरन कहाँ पे, हमारा Fe है यहाँ पे, कहाँ पे, ये रहा हमारा आयरन यहाँ पे है। तो इसके लिए अभिक्रिया यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि Fe जो है आयरन हमारा ऊपर है और हाइड्रोजन हमारा कहाँ पे, नीचे है। उसी प्रकार से हमारा ऑप्शन बी है कॉपर रिएक्ट विद HCl, तो क्या बनेगा, देखिए कॉपर कहाँ पे, कॉपर उससे नीचे है, किससे, हाइड्रोजन के नीचे है, तो वह रिएक्ट नहीं कर पाएगा हमारा, ठीक है ना। उसके बाद में हमारा है कौन सा, मैग्नीशियम Mg रिएक्ट विद HCl। अब मैग्नीशियम कहाँ पे, मैग्नीशियम हमारा यहाँ पर है, तो क्या बन जाएगा, Mg रिएक्ट विद HCl, तुम्हारा बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस हमारी निकल जाएगी। उसी प्रकार से हमारा ये है कौन सा, एल्यूमिनियम, क्या है एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस हमारी निकल जाएगी। इन चारों ऑप्शंस में से सिर्फ जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है कॉपर, वो रिएक्ट नहीं करेगा किसके साथ में, HCl के साथ में, बाकी हमारे सारे रिएक्ट कर जाएंगे। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है। इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जरा हम लेयर्स ऑफ सॉइल समझ लेते हैं कि लेयर्स ऑफ सॉइल कहाँ कहाँ पे होती है। देखिए सबसे नीचे क्या होता है, सबसे नीचे हमारा होता है आर जोन, कौन सा होता है, हमारा आर जोन होता है, जहां पर हमारी जो रॉक होती है वो प्रेजेंट होती है, हमारी क्या होती है, रॉक। उसके ऊपर क्या होता है, हमारा सी जोन होता है, कौन सा होता है, सी जोन होता है। और जहां पर क्या होता है, थोड़ी सी मोटी रॉक प्रेजेंट होती है, वेदर्ड पेरेंट मटेरियल, जो थोड़ी सी टूटी जो रॉक्स होती हैं
वो यहाँ प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद में आते किसके ऊपर, के ऊपर, तो वहां पे कौन सी होती है, वहां पर होती है हमारी बी हॉरिजन की रॉक्स होती हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं सब सॉइल। और उसके ऊपर क्या होता है, हमारा होता है ई हॉरिजन। अब ई हॉरिजन में क्या होता है, लीची लेयर्स होती हैं। और उसी प्रकार से उसके ऊपर क्या होता है, हमारा ये होता है ए हॉरिजन, जहां पर हमारी टॉप सॉइल होती है। कौन सी होती है, टॉप सॉइल होती है। और उसके ऊपर होता है हमारा क्या, ऑर्गेनिक ओ हॉरिजन, जहां पर क्या होता है, हमारी ऑर्गेनिक लेयर पाई जाती है, जहां पर हमारी जो वो होती है ना, पौधे वगैरह वो ग्रो करते हैं। तो हमारा जो क्या होता है, हमारा जो मिट्टी है वो कितने भागों में डिवाइड है, वो है हमारा कितने में, हॉरिजन ओ, ए, ई, बी, सी और डी। 1 2 3 4 5 6, 6 जोन में डिवाइड है वो। तो चलिए अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे क्या है कि ग्रोथ एंड ब्रांचिंग ऑफ रूट्स ए एंड बी ओरिजिन आर एडवांटेज ऑफ फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन मिनरल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी हॉरिजन में क्या होता है, जड़ों की वृद्धि एवं शाखन जल एवं खनिजों का क्या होता है, अवशोषण के लिए कौन सी होती है, लाभदायक होती है। क्या होती है, लाभदायक होती है। देखिए हमारा ए जोन और बी जोन कहाँ पे, देखिए हमारा ए जोन है ये वाला और बी जोन है ये वाला हमारा। तो यहाँ पे जो पौधे होते हैं उनके लिए क्या होता है, आपकी मिट्टी से वो क्या निकालते हैं, पानी और मिनरल्स निकाल लेते हैं। तो ये तो सही बात है, बी हॉरिजन में और ए हॉरिजन में ऐसा होता है हमारा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड बी हॉरिजन आर रिच इन वाटर मिनरल्स एंड ह्यूमस। जो ए और बी हॉरिजन होते हैं उनमें क्या होता है, जल और खनिजों एवं खाद में क्या होती है, समृद्धता होती है, यानी कि वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं हमारे क्या, हमारा पानी, मिनरल्स और ह्यूमस। तो ये क्या उसकी व्याख्या कर रहा है, तो इसका आपका हो जाएगा ए आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज ऑफ सीवेज। निम्नलिखित में से क्या मल जल की अकार्बनिक अशुद्धियां हैं। तो कौन सी होंगी, देखिए जो हमारे क्या यूरिया हुआ, पेस्टिसाइड हुआ और वेजिटेबल वेस्ट हुए। यूरिया, पेड़कनाशी और वनस्पति अवशिष्ट, ये कैसे होते हैं, ये हमारे होते हैं ऑर्गेनिक, कैसे होते हैं हमारे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं। कैसी होती है हमारी, ये होती है हमारी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं। और वहीं पर जो हमारा फॉस्फेट होता है वो कैसा होता है, वो हमारा इनऑर्गेनिक होता है। फॉस्फेट हमारा क्या है, ये हमारा अकार्बनिक अशुद्धि है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादकों में लैंगिक प्रजनन के विषय में क्या है, सत्य है। चलिए देखिए हमारा स्टेटमेंट ए बोल रहा है, क्या लिखा हुआ है, टू प्लांट्स आर एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक प्रजनन के लिए दो पादक आवश्यक होते हैं। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि मतलब दो सेक्सुअल दो हमारे प्लांट जरूरत पड़े किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरत तो उसके लिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है। एक ही प्लांट में, किसमें, सिंगल प्लांट में भी आपका एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। अब कैसे होता है ये आपको पता है ना, अगर मान लीजिए एक फ्लावर प्लांट है, उसमें एक फ्लावर है, उसमें आपके मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट दोनों हो सकते हैं, तो उसमें वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा हो सकता है। तो स्टेटमेंट हमारा ए जो है बुक हो जाएगा, वो हमारा गलत हो जाएगा। अब बी बोल रहा है, क्या बोल रहा है बी वाला हमारा, कि देखिए ओनली इंसेक्ट आर एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। केवल कीट ही परागण के लिए कारक है। अब ऐसा तो नहीं होता कि केवल कीट ही होते हैं हमारे, हमारी हवा भी होती है, सॉइल भी होती है ना, और हमारे बीज भी होते हैं, क्या हमारी मधुमक्खियां भी होती हैं। तो यहाँ और बैट भी होता है हमारा, क्या चमगादड़ भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कीट ही होते हो। तो ये भी क्या हमारा स्टेटमेंट, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद में लिखा हुआ स्टेटमेंट कौन सा वाला, सी वाला, फर्टिलाइजेशन अकर्स ओनली आफ्टर पॉलिनेशन। निषेचन कब होता है, केवल परागण के बाद में होता है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि आफ्टर पॉलिनेशन
मतलब पॉलिनेशन के बाद में क्या होता है वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है हमारा क्या, फर्टिलाइजेशन। क्या होता है वहां पे, होता है हमारा फर्टिलाइजेशन, बोले तो हमारा निषेचन। क्या होता है वहां पर, होता है हमारा क्या है, निषेचन होता है वहां पर। ठीक है ना। तो ये क्या हमारा स्टेटमेंट, ये बिल्कुल ही सही है हमारा। हमारा स्टेटमेंट लास्ट वाला ये वाला है, प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड। पादप बीजों से प्राप्त किए जाते हैं। अगर आप बीज लगा देंगे, अगर आप बीज मतलब गड़ा देंगे, तो वहां से क्या निकलेगा, आपका पौधा निकल आएगा। तो ये भी क्या स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा सी और डी जो है वो कैसे करेक्ट ऑप्शन है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 9। पिक द ऑड वन ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। निम्नलिखित में से श्वसन अंग के आधार पर किसी एक को अलग कीजिए। तो किसको अलग करेंगे, हम करेंगे किसको, हम करेंगे अपने स्नेल को। किसको, स्नेल को। अब स्नेल जो स्नेल होता है हमारा, वो किसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारा किसमें, फाइलम मोलस्का में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, फाइलम मोलस्का में आता है। इसीलिए ये जो है अलग है बाकियों के मुकाबले। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर। निम्नलिखित में से कथनों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर ए बी सी डी ई लिखूं मैं, और ये जो है वो किसके लिए है, आपका जो एसकेटी प्रोजेक्ट होता है, आपका एसकेटी सिस्टम जहाँ से आपका यूनिट पास होता है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला सीक्वेंस क्या होगा, उसके बाद में क्या आएगा, और उसके बाद में क्या होगा। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, यूरिन स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द यूरेथ्रा। यहाँ पे बोला गया है कि मूलाशय से संग्रहित मूत्र मूत्र मार्ग के सिरे अंत में उपस्थित मूत्रीय से बाहर निकाल दिया जाता है। तो वहां से निकाल दिया हमको। उसके बाद में बी वाला बोल रहा है कि यूरेटर कैरी यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर। मूत्र वाहिनियां जो मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती हैं। उसके बाद में आपका सी बोल रहा है, यूजफुल सब्सटेंस आर अब्सॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड। उपयोगी पदार्थ रक्त में वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं। वहीं पर स्टेटमेंट डी हमारा है, ब्लड कंटेनिंग यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस रीचेज द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन। लाभदायक एवं हानिकारक पदार्थों सहित रक्त में क्या होता है, निस्यंदन के लिए वृक्क तक पहुंच जाते हैं। और डी में बोला गया हमारा, बोला गया कि वेस्टेज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड फिल्टर्ड आउट एज यूरिन इन द किडनी। जल घुलनशील अपशिष्ट पदार्थ वृक्क में नियंत्रित होकर मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा जो सीक्वेंस हमारा सी वाला, आपका सबसे पहले क्या होगा, डी होगा, उसके बाद में सी, देन ई, फिर बी, और आखिरी में हमारा ए वाला आएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, अगर चाहो तो आप मतलब यहां से देख के समझ सकते हो। ठीक है ना, एसकेटी सिस्टम किस प्रकार से काम करता है हमारा। चलिए अब देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 11 है। यहाँ पे लिखा हुआ है, वाइल प्रिपेयरिंग डो। अगर केक के लिए आटा गूंथते हुए रसोई ने एक चुटकी ईस्ट और चीनी आटा में डाली। क्या यार, उसने उसने हमारा क्या मिला दिया, ईस्ट और चीनी का आटा मिला दिया, चीनी में आटा मिला दिया। कुछ घंटों के लिए उसे रखकर छोड़ दिया। कुछ घंटों के बाद आटे में से खट्टी गंध क्यों आ जाती है, ये हमको बताना है। वाई डज द डो स्मेल सोर आफ्टर फ्यू आवर। कुछ घंटों बाद जो हमारा डो होगा उसमें से खट्टी क्या आ जाती है, स्मेल आती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर हमारा अल्कोहल का उत्पन्न हो जाता है, हमारा ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। क्योंकि अल्कोहल वहां पर उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए उसमें जो खट्टी खट्टी स्मेल आती है वो आना शुरू हो जाती है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो चलिए आपसे एक सवाल और पूछ लेते हैं हम, कि जो यहाँ पे छेद बन जाते हैं आपके किसमें, आपके ब्रेड में, तो वो क्यों बन जाते हैं, ऐसा क्यों होता है।
और ऐसा किस गैस के बाहर निकलने की वजह से होता है हमारा, ऐसा किस गैस के बाहर निकलने की वजह से होता है, ये हमको बताना है आपको, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 12। ब्लड फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन इन आर्टरीज। जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बहता है। धमनियों में रक्त केवल एक ही दिशा में क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ये तो हमारे बिल्कुल सही बात है, आप भी जानते हो कि धमनियों में सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपका ब्लड फ्लो करता है। अब बी में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आर्टरीज हैव वॉल्व। धमनियों में क्या होता है, वाल्व होता है। ये बात आप भी जानते हो कि धमनियां होती है उनमें वाल्व नहीं होता है। वाल्व किस में होता है, वाल्व हमारा होता है किस में, वेन्स में होता है। बी फॉर वेन एंड बी फॉर वाल्व, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो S2 क्या हमारा, S2 हमारा गलत है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, S1 हमारा सत्य है किंतु S2 कैसा है हमारा, असत्य है, ठीक है ना। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या हमारा, ये बोल रहा है कंसिडर टू सिचुएशंस ए बी गिवन बिलो। नीचे दी गई दो स्थितियों में ए बी पर विचार कीजिए। पहले हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी सिचुएशन फर्स्ट है एग्जॉस्ट फैन फिटेड ऑन द वॉल नियर द सीलिंग ऑन द किचन। रसोई में छत के निकट दीवार पर निर्वात पंखा लगा हुआ हो। अब जैसे क्या होता है, आप किचन होती है वहां पे गर्मी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं हम किचन के साइड में एक क्या लगाते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, जिससे अंदर गर्मी आपकी वो पंखा बाहर फेंक पाए। और सिचुएशन बी है हमारी, वो क्या है, एग्जॉस्ट फैन इज फिटेड नेक्स्ट टू द विंडो ऑफ द किचन। निर्वाहक पंखा रसोई की खिड़की के साथ लगा हुआ है। तो इनमें से आपको बताना है, क्या बताना है कि कौन सा हमारा अधिक प्रभावी होगा। तो कौन सा होगा, वो वाला होगा जो किचन के ज्यादा पास में लगा होगा। हमारा इसका हो जाएगा कौन सा वाला, 13वें वाले का ए वाला, ए विल बी मोर इफेक्टिव। कौन सा, कि एग्जॉस्ट फैन इज फिटेड ऑन द वॉल नियर द सीलिंग इन द किचन। जो मतलब आपकी किचन होती है उसके कहाँ पे लगाओ, निकट की दीवार पर लगा हो, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 14। यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल सा सवाल है आपका, क्या है कि इन अ सिंपल पेंडुलम द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन क्या है हमारी, टी है। क्या है, एक सरल लोलक में मध्य स्थिति और चरम स्थिति के बीच की दूरी क्या है हमारी, डी है। क्या हमारी दूरी उसकी कितनी है, डी है हमारी। आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि टाइम टेकन बाय द बॉब टू मूव डिस्टेंस डी बाई 4 इज टी 1 सेकेंड। दूरी डी बटे 4 तय करने में गोलक को t1 सेकंड लगता है। तो हमें क्या बताना, हमें बताना है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। लोलक की समय विधि बतानी है, क्या बतानी है, समय अवधि बतानी है। तो देखिए, तो t2 क्या होता है हमारा, टी स्क्वायर हो जाता है, टी स्क्वायर बटे डी हो जाता है। और टी कितना दिया हुआ है, टी हमारा दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है डी बाई 4 दिया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका हमारा क्या हो जाएगा, डबल होगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कौन सा वाला, आपका आएगा 16t1। कितना आएगा, 16t1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका स्क्वायर है, क्या है आपका स्क्वायर है। तो कोई भी चीज अगर यहाँ पर होगी तो कैसे हो जाएगी आपकी, उसकी डबल हो जाएगी। यहाँ पर 4 है, अगर 4 यहाँ पर जाएगा तो 4 चौक कितना हो जाएगा आपके, 4 चौक 16 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16t1 सेकेंड, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, एक सवाल दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर डाटा। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, ठीक है ना। चलिए, विद्यार्थियों को ए बी दिए आंकड़ों में से दूरी समय आलेख खींचने के लिए कहा गया है। कि ये मतलब एक आपका वो है, क्या है, एक सूची है और दूसरी सूची क्या हमारी ये वाली है। अब इसको देख के हमको बताना है कि क्या होगा, क्या होगा।
ये हमको बताना है। देखिए अगर हम इस प्रकार से दूरी उसका ग्राफ बनाते हैं दोनों का, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा क्या है कि देखिए जीरो दूरी तय की है जीरो समय पर, अगर वो यहाँ पर इतने में है, और उसी प्रकार से ये भी है। एक पे कितना, ये 10 पहुंच गया, अगर यहाँ पर एक है और यहाँ पर 10 है तो कितना गया आपका, यहाँ पे पहुंच गया। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है 3 है और यहाँ पे कितना 30 पे है, अगर 3 यहाँ पर है और 30 कितने पे, जहां पर है, तो ये कहाँ पहुंच गया, ये हमारा जहां पहुंच गया। ठीक है ना। आगे लिखा हुआ यहाँ पर क्या है कि 1 पर 10 है, एक पर क्या है आपका 10 हो चुका है, 2 पर क्या है 20 है, अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 20 है तो कितना पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा हमारा यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है ना। और उसी प्रकार से ये क्या है, अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर कितना 60 है। इस प्रकार से देखिए आप, तो ये हमारा यहाँ पहुंच जाएगा। इसको देख के आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, तो दोनों ही ग्राफ जो हैं वो कैसे जा रहे हैं आपके, सेम टू सेम जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं हमारे, सेम जा रहे हैं, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हमारा क्या बोलेंगे, इसका बोलेंगे कि ए और बी में क्या है, ढलान आपकी कैसी है, बराबर है, एक जैसी है। तो इसका आपका हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस सवाल का क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा। ठीक है ना। अब कैसे को आपको समझ में आया। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 16। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट विल हैपन टू द साइड ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन अ कॉन्वेक्स लेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज पोजिशन्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारे पास क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, क्या है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। ओके। उसमें बोला गया है कि जो आपकी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूर रखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है एंड थिकनेस ऑफ द लेंस रिड्यूस, और हमने क्या किया, जो थिकनेस थी चौड़ाई उसको हमने कम कर दिया। क्या कर दिया, थिकनेस उसकी हमने कम कर दी। तो देखिए किसी उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के आमाम को क्या कर रहा है, होगा, यदि बिंब को वक्रता केंद्र से परे रखा जाए और लेंस की मोटाई को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो उससे क्या होगा, उससे हमारी जो इमेज का साइज होगा क्या क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज हमारे बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जो हमारा इमेज का जो साइज होगा वो हमारा बढ़ जाएगा। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, सी वाला, प्रतिबिंब का आयाम हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 17। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग साउंड एंड लाइट। ध्वनि ध्वनि एवं प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हमारा सत्य है, ये हमको बताना है। तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ए बी और सी। ए हमारा दिया गया है क्या, वाइब्रेशन आर नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ये तो आप भी जानते हो कि अगर कंपन नहीं होगा तो हमारी ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है साउंड ट्रेवल्स स्लोअर देन लाइट। जो हमारी ध्वनि होती है प्रकाश से धीमे चलती है। ये भी क्या हमारा सही बात है कि जो हमारी ध्वनि होती है वो क्या चलती है, प्रकाश की स्पीड से कम चलती है। आगे लिखा हुआ है कि बोथ लाइट एंड साउंड रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। प्रकाश और ध्वनि दोनों को संरक्षण करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आपकी ध्वनि होती है उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है, परंतु जो हमारा लाइट होता है उसके लिए कोई माध्यम जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और बी जो है वो कैसे हमारे करेक्ट। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 18। टू ब्लॉक्स ऑफ आयरन ऑफ मासेस m1 एंड m2 लाइंग ऑन द सीमेंटेड फ्लोर। एक सीमेंट फर्श पर m1 और m2 द्रव्यमान के लोहे के दो टुकड़े रखे हुए हैं, क्या वो पड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए ये हमारा सीमेंट का क्या रखा हुआ है, सीमेंट का हमारा फ्लोर है, और उसके ऊपर हमारा इस प्रकार से m1 मास का और ये इस प्रकार का m2 मास का
दो ऑब्जेक्ट रखे होंगे लोहे के। आगे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि M1 इज ग्रेटर देन M2। M1 क्या है, बड़ा है किससे, M2 से। यदि M2 M1 से बड़ा हो तो क्या होगा। देखिए, जो हमारा सीमेंट है वो कैसा है, सीमेंट है, यानी चिकनी हमारी फर्श है। तो चिकनी फर्श पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा, हमारा नहीं लगेगा किसी ऊपर। तो क्या हो जाएगा, हमारा फ्रिक्शन फोर्स इसका शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, कैसा होगा, जीरो होगा। फ्रिक्शन एक्टिंग इन M1 एंड M2 इज जीरो। M1 और M2 पर कार्य करता घर्षण पर कैसा होगा, हमारा शून्य हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर क्या है, 19। यहाँ पे लिखा हुआ है अ बैलून इज प्लेस्ड ऑन द माउथ ऑफ प्लास्टिक बोतल। हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्लास्टिक बोतल पे क्या हुआ, इस प्रकार की आपकी प्लास्टिक की बोतल है, उसके मुंह के पास में हमने एक बैलून आपका फिक्स कर दिया। क्या कर दिया, हमने एक बैलून रख दिया किसको ऊपर, प्लास्टिक की बोतल के पास में रख दिया। ठीक है ना, इस प्रकार की आपकी प्लास्टिक की बोतल है, और यहाँ पर क्या रख दिया, हमने एक बैलून रख दिया हमने प्लास्टिक उसका रबड़ का। आगे बोला गया है द बोतल इज प्लेस्ड इन द हॉट वाटर। स्टेप ए, हमने क्या किया, सबसे पहले इसको कहाँ पर रख दिया, हमने रख दिया इसको गर्म पानी के उस पर। कहाँ पर रख दिया, गर्म पानी में रख दिया इसको हमने। ठीक है ना, ये कैसा था, ये था हमारा हॉट वाटर था, क्या था, गर्म पानी में रख दिया हमने इसे। देन प्लेस्ड इन कोल्ड वाटर, क्या रखा, उसके बाद में हमने इसे कहाँ पर रख दिया, स्टेप बी में। क्या था, स्टेप बी में कहाँ पर रख दिया, हमने रख दिया ठंडे पानी में, कोल्ड वाटर में रख दिया। तो व्हाट विल हैपन टू द बैलून, आखिर में क्या होगा, हमें ये बताना है कि गुब्बारे का क्या होगा। देखिए, जब हमने कहाँ पर रखा, गर्म पानी में रखा, तो क्या होगा, उसकी जो अंदर की जो हवा होगी वो हमारी फैलेगी, जिसकी वजह से जो गुब्बारा होगा वो कैसा हो जाएगा, आपका एक्सपेंड करेगा, यानी फूलेगा। और वहीं पर जब हम ठंडे पानी में रखेंगे तो जो हवा होगी अंदर की वो कैसे हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, यानी कि कंप्रेस होगी, जिसकी वजह से गुब्बारा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्टेप ए में हमारा जो गुब्बारा होगा वो इन्फ्लेट हो जाएगा, और बी में क्या हो जाएगा, डिफ्लेट हो जाएगा। बोले तो पहले फूल जाएगा, उसके बाद में पिचक जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट शुड बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूज। फ्यूज की विशेषता क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए फ्यूज की विशेषता, या बताइए पहले। सेम सवाल आपका आया था इसी साल में, आपके जो एग्जाम हुआ था। तो देखिए कैसा होना चाहिए, पतला बार होना चाहिए, थिन बार होना चाहिए, हाई रेसिस्टिविटी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, हाई रेसिस्टिविटी होनी चाहिए, और मेल्टिंग पॉइंट उसका कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, कि एकदम वो टूट जाए अगर ज्यादा बत्ती आ रही है तो वहां पर। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 21। इसको हम हिंदी पढ़ते हैं, और जिस बच्चे को इंग्लिश समझ में आ रहा हो तो वो बच्चा इंग्लिश जाके इसको पढ़ ले जाके। यहाँ पे लिखा हुआ है एक आपके टीचर है ने कक्षा में भली प्रकार से संचारण के संप्रदाय पर चर्चा की। उसने फिर विद्यार्थियों को इस विषय पर प्रयोगशाला में कार्य करने से क्या क्या सम्मिलित किया। विद्यार्थियों ने यह जांचने के लिए कि लोहे की वस्तु के आंद्र वायु के संपर्क में आने पर उन पर जंग लग जाता है, समूह में कार्य किया। उपरोक्त उल्लेखित प्रयोगशाला के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो ये हमको बताना है कि कौन सा सत्य नहीं होगा। सबसे पहले क्या है कि इससे निगमनात्मक प्रयोगशाला कार्य के रूप में चित्रित किया जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है कि पहले क्या किया, टीचर ने पहले उनको नियम बताया, उसके बाद में आपके एग्जाम्पल्स करवाए उसने टीचर ने जाके आपके। तो ये क्या हमारा ऑप्शन सही है, बी बोल रहा है क्या, विद्यार्थियों को कुछ विचार तो हैं कि उन्हें क्या ज्ञात करने की अपेक्षा है, मतलब बच्चे में कोई इतना मतलब विचार आ रहा है उनके दिमाग में कि उन्हें क्या करना है। तो ये भी क्या लगभग सत्य हमारा है, सी ऑप्शन है हमारा। यह कक्षा पर चर्चा किए गए कि संप्रदायों को सुदृढ़ करने में सहायक करती है, यानी कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बाद में उससे क्या होगा कि जो आपके टीचर ने पढ़ाया आपको क्लास में उसको आपको हेल्प मिलेगी समझने के लिए। और लास्ट में ऑप्शन डी हमारा है, यह विद्यार्थियों को एक सामान्यकरण तक पहुंचने में अवलोकनों के उपयोग की
अनुमति देता है, तो ऐसा हमारा नहीं होता है। तो इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 22 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट साइंटिफिक थ्योरीज। वैज्ञानिक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हमारा सत्य है, ये हमको बताना है। तो कौन सा सत्य है बताना है हमको। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ स्टेटमेंट ए में, साइंटिफिक थ्योरीज गिव अ सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना। वैज्ञानिक सिद्धांतों प्राकृतिक परिघटनाओं की एक क्या है, व्यवस्थित व्याख्या है। बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट बी हमारा है, साइंटिफिक थ्योरीज मेक ह्यूज डिमांड्स ऑन द इमेजिनेशन फॉर द अंडरस्टैंडिंग। क्या बोल रहा है कि वैज्ञानिक सिद्धांत को समझने के लिए हमारी कल्पना पर बहुत अधिक जोर पड़ता है। बिल्कुल सही बात है कि वैज्ञानिक सिद्धांत को समझने के लिए हमें अपनी कल्पनाशीलता कैसे होनी चाहिए, हमारी काफी अच्छी होनी चाहिए। स्टेटमेंट सी हमारा है क्या है कि साइंटिफिक थ्योरी शुड बी प्रेडिक्ट न्यू फिनोमेना विच आर वेरिएबल बाय एक्सपेरिमेंटेशन। वैज्ञानिक सिद्धांतों को नई परिघटनाओं का पूर्वानुमान लगाना चाहिए जिनकी पुष्टि प्रयोग द्वारा हो सके। तो ये भी क्या हमारा सही स्टेटमेंट है। और लास्ट स्टेटमेंट क्या हमारा कि साइंटिफिक थ्योरीज आर अवेलेबल टेंटेटिव। वैज्ञानिक सिद्धांत कैसे होते हैं, सर्वदा अनंतिक होते हैं। तो ये क्या हमारे सारे हमारे कैसे हैं, सही हैं। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। और हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो कैसे हैं, करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 23 हमारा क्या है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइवर्जेंट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा अपसारी प्रश्न है। तो हमको बताना है इनमें से कौन सा हमारा अपसारी प्रश्न है। तो कौन सा है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ कौन सा, एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू कंट्रोल फायर। समझाएं कि कार्बन डाइऑक्साइड आग को कैसे नियंत्रित कर पाती है। ऑप्शन बी हमारा है, इज फ्रिक्शन अ फ्रेंड और फो। घर्षण एक मित्र है या शत्रु है, यह समझाना हमको है। ऑप्शन सी हमारा है, वाई ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप। द्रव्य में तैरती वस्तुओं की विशिष्ट आकृति क्यों होनी चाहिए। और ऑप्शन डी हमारा है, व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज। क्या होगा यदि हम पेड़ काटने चले जाएंगे। हो जाएगा आपको जो अपने चारों ऑप्शन पढ़े होंगे उनमें चीज समझ में आएगी। जो ये क्या है, इसमें आपके बहुत ज्यादा मतलब आपके क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग आपकी देखने को मिल पाती है। कि अब जो बच्चा होगा वो अलग अलग प्रकार के सवाल आपको बताएगा, उत्तर बताएगा आपको कि पेड़ काटते हुए चले जाएंगे तो क्या होगा उसके आगे। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 24। कंसिडर द फॉलोइंग एक्सेप्ट which of the following idea about science is illustrated in the above expressed। जहां पर क्या लिखा हुआ है, ये आपका एक प्रकार का पैराग्राफ लिखा हुआ है जो आपके किताब में से निकाला गया है। क्या निकाला गया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज बी विश टू कूल अ रूम thermodynamically tell us that we need to spend extra energy to do so। आगे लिखते हैं, this extra energy is supplied by electricity which is enabled to air conditioner to cool at room। Thermodynamics are also govern the equilibrium of different phases of matter। Estimating how much heat is evolved or absorbed in chemical reactions such as photosynthesis require applications of thermodynamics। इन सबको पढ़ने के बाद में आपको ये बताना है कि कौन सा हमारा सही होगा। तो देखिए, साइंस इज द इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। जो विज्ञान है वो कैसे आपस में एक दूसरे क्या करता है, एक दूसरे साथ में मुलाकात करता है, यानी कि मिलकर काम करता है। जैसे जो टॉपिक है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, वो कहाँ का है, वो हमारा किसका, फिजिक्स का टॉपिक है, किसका, फिजिक्स का है। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है फोटोसिंथेसिस की, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की। और जो क्या है, जो हमारा बायो का टॉपिक है, ठीक है ना।
इसीलिए जो क्या हो जाएगा, इसका आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 से क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 25। While introducing chemical reaction, the teacher asked following questions। ये हमारा जो टीचर है मतलब केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहा बच्चों को, उसने क्या किया, दो सवाल पूछे बच्चों से। कौन कौन से, देखिए। सवाल पहला है व्हाट हैपन व्हेन यू कीप एन आयरन नील इन अ मॉइस्ट एयर फॉर सम डेज। क्या होगा अगर आप लोहे की कील को कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए हवा में छोड़ दें, यानी कि खुले आसमान के नीचे रख दें। सवाल दूसरा पूछता है, वो क्या पूछता है, व्हाट हैपन व्हेन यू बर्न अ पेपर एंड वुड। क्या होगा अगर आप पेपर को और लकड़ी को जलाएं। आगे बोला गया है, क्या बोला गया है कि व्हाट ऑब्जेक्टिव्स डज टीचर हैव माइंड। इनसे जो टीचर है हमारा उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये हमको बताना है। तो देखिए स्टेटमेंट ए हमारा है टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कि मतलब क्या आपके जो टीचर है उसके दिमाग में ये चल रहा है कि मतलब बच्चों को मोटिवेट करे और उनको पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर करे कि वो मतलब सीखें। और स्टेटमेंट बी हमारा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, टू रिलेट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज। यहाँ बोला गया कि जो उनके पास से पुरानी नॉलेज थी, उनके पास जो मतलब दिमाग में जो भरा हुआ था, उनको साइंटिफिक कॉन्सेप्ट साथ में क्या करे, मिला ले आपस में, कि जिससे उनका जो दिमाग है और भी तेज तरीके से चले। स्टेटमेंट सी हमारा है टू नो स्टूडेंट्स अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस इफ एनी। यहाँ बोल रहा है कि मतलब बच्चा एक अल्टरनेट मतलब अलग अलग प्रकार का मतलब कॉन्सेप्ट बना के रखे दिमाग में। ऑप्शन डी हमारा टू एनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ साइंस। विद्यार्थी आपके सीखे कि मतलब क्या तरीका होता है साइंस सीखने का। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी है कि ए बी और सी जो है इस तरीके से आप मतलब सीख सकते हैं, परंतु डी वाला हमारा इस प्रकार से नहीं है। सवाल 25 का क्या आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 26 है। S1 S2 हमको दिए हुए, क्या दिए हुए, S1 S2 दिए हुए। डिस्कसिंग कंट्रोवर्शियल साइंटिफिक इश्यूज प्रोमोट्स आर्गुमेंटेशन एंड लर्निंग। विवादित वैज्ञानिक विषयों पर परिचर्चा करना, तर्क वितर्क करना और अधिगम को प्रोत्साहित करना। तो ये क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट लगभग कैसा है, सही है। क्योंकि जो मतलब कुछ सब मतलब कि कुछ मतलब कुछ ऐसे मतलब होते हैं साइंटिफिक इश्यूज जिन पर हम क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे हमें क्या होता है, सीखने को मिलता है स्कूल में। तो इसे हम ऐसा कर सकते हैं। वहीं पर हमारा स्टेटमेंट बी है, कौन सा वाला, 2 वाला, आर्गुमेंटेशन हेल्प्स इन बिल्डिंग एक्सप्लेनेशंस मॉडल एंड थ्योरीज इन साइंस दैट प्रोमोट लर्निंग। तर्क वितर्क विज्ञान में व्याख्याओं, प्रतिरूपों और सिद्धांतों के निर्माण से क्या होती है, सहायता करती है, जिससे अधिगम को प्रोत्साहन मिलता है। और ये भी क्या बिल्कुल ही आपकी सही बात है। परंतु जो आपका S2 है वो उसका मतलब व्याख्या नहीं कर पा रहा है S1 को। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 27 है। तो ये सेट था आपका एग्जाम का 3 फरवरी वाला। उसमें जो आपके क्वेश्चन आए हुए थे काफी लेंथी आए हुए थे। तो आप इस प्रकार सवालों की मतलब तैयार रहें कि आपके एग्जाम में इस प्रकार के आप कठिन कठिन सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका ये आपका स्टेटमेंट लिया हुआ है, कहाँ से लेके आए हैं, ये लेके आए हैं आपकी किताब से लेके आए हैं। देखिए और लास्ट में पूछते हैं क्या आपसे कि व्हाट कुड बी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अबव टास्क। ये टास्क करवाने के पीछे जो हमारा टीचर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये हमको बताना है। तो इसको आप पढ़ने के बाद में जिसका आपका आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ए बी और जो डी है वो उसके दिमाग में चलने किसके, टीचर के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 28 है। रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दिए हुए ए और बी और उनको पढ़ने के बाद में हमको बताना कि इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
एल्युमिनियम कैसा विद्युत का एक सुचालक है। कैसा है? विद्युत का एक सुचालक है। और ये क्या, ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इंटरफेरेंस। कैसा हो जाएगा? इंटरफेरेंस हो जाएगा। बोले तो निष्कर्ष है हमारा, ये कैसा है? निष्कर्ष है। और वहीं पर स्टेटमेंट बी हमारा है, लाइक चार्जेस आर रिपल एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। साधारण आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और असद आवेश कैसे होते हैं? दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसा हम देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कैसा? ये भी हमारा कैसा है? ये हमारा इंटरफेरेंस है, इन्फ्लुएंस है। क्या हमारा? इन्फ्लुएंस है। बोले तो हमारा निष्कर्ष है। क्या है? ये हमारा दोनों कैसे हैं? निष्कर्ष हैं। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? सी वाला हमारा क्या है? सही ऑप्शन है हमारा। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये भी कैसा? ये भी हमारा एक स्टेटमेंट लेके आए हैं। कहाँ से? किताब से लेके आए हैं बोलो। और बाद में पूछ रहे हैं कि आपका उसके हिसाब से टीचर के दिमाग में क्या होना चाहिए। ये आपका क्या है? क्लास 8 साइंस की टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ऐसा सब कुछ। तो इसका आपका हो जाएगा कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? इसको आप पढ़िएगा और आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर इसका। अब देखिए आज का आखिरी सवाल क्या है। देखिए ये भी क्या, ये भी आप उन्होंने स्टेट में लेके आए, कहाँ से? किताब से लेके आए हैं। और आपको वही बताना है। तो इसका आपको हो जाएगा बी वाला करेक्ट आंसर। अब ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लंबी क्लास देख पाए। और जब लंबी क्लास होगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा आपको करने के लिए। और हमें उम्मीद है कि आप लोग जो होंगे वो जितना मन लगा के आप साइंस पढ़ रहे हैं उतना ही मन लगा के आप मैथ पढ़ रहे होंगे। आप अपने गणित को उतना टाइम दे रहे होंगे। क्योंकि जो आपकी मैथ होती है वो भी आप कितनी 30 मार्क्स की आती है, आपकी 30 नंबर की आती है। और जितना ही आपका साइंस आता है। तो अगर आपकी साइंस अच्छी है तो आप अपनी मैथ को इतना अच्छा कर लें कि आपके 30 में से कम आपके 20 या 25 आपके मार्क्स आ जाएं। कितने आ जाएं? 20 या उससे ऊपर मार्क्स आपके आ जाएं। ठीक है ना? तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।